नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का मिलकर सामना करने पर G20 देशों में बनी सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों से की वैश्विक आपदा प्रबंधन गठबंधन में शामिल होने की अपील। कहा, भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर नकेल और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी वैश्विक स्तर पर उठाए जाएं कदम। G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया, ब्राजील और तुर्की के राष्ट्रपति से की मुलाकात। व्यापार, निवेश और जलवायु परिवर्तन समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात में रक्षा, समुद्री सुरक्षा को लेकर सहयोग बढ़ाने पर बातचीत। जापान की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री लौटे स्वदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा नियंत्रण क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए विकसित किए जाएं स्वदेशी उपकरण। राज्य आपदा मोचन बलों की क्षमता बढ़ाने के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन पर कही बात। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मजबूत बनाने के लिए केंद्र की ओर से पूरी मदद का दिया भरोसा। एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू करने की समय सीमा तय। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक का दिया समय। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, योजना शुरू होने के बाद लाभार्थी देश भर में कहीं से भी खरीद सकेंगे सस्ता राशन। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आम लोगों की चुनौतियों के समाधान के लिए इनोवेशन पर दिया जोर। हैदराबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को किया संबोधित। कृषि को लाभदायक और टिकाऊ बनाने की बताई जरूरत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के सफल जापान दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के सफल दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं। इससे पहले जापान से अमेरिका में ओसाका में G20 शिखर सम्मेलन में भारत की सामाजिक और आर्थिक पहल को सामने रखा। उन्होंने सम्मेलन में शामिल देशों से अविकसित देशों को दुनिया की तकनीकी प्रगति में शामिल करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन में सहायता की पेशकश की। उन्होंने सभी देशों से शांति और विकास के लिए आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने पर जोर दिया। ओसाका में 2 दिन चले G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरजोर और प्रभावी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी, सभी को समान आर्थिक मौके, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास पर भारत का विजन पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों के नेताओं के सामने अपनी सरकार के मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जिक्र करते हुए उनकी ओर से योग, आयुष्मान भारत और जन धन योजना जैसी पहल की बात की। Prime Minister Narendra Modi, who led India's delegation, raised many issues of global concern as well as highlighted the role of India's new innovation into making change in a manner that benefits all. And he said, "Sabka Saath, Sabka Vikas." That means we'll take everybody's help for everybody's benefit. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के सदस्य देशों को सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को शामिल होने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री ने डेटा एकाधिकार को खत्म करने के लिए WTO को सशक्त बनाने की वकालत की। साथ ही उन्होंने डेटा व्यापार पर G20 की ओर से
लॉन्च किए गए ओसाका ट्रैक को एक तरफा पहल करार देते हुए शामिल होने से इनकार कर दिया। In economy, finance will be an important issue, and therefore issues related to global finance, whether it is related to sustainable and modern international tax system, whether it is related to technological innovation which can deliver benefits in financial markets, or whether it is related to the commitment in applying recently amended FATF standards for virtual assets, all these issues were also discussed. प्रधानमंत्री ने विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रतिबद्धताओं को याद दिलाया। अमेरिका को छोड़कर G20 देशों के 19 सदस्य देशों ने पेरिस जलवायु समझौते को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। On climate change, there obviously huge discussion. India strongly believes that climate change is a reality. It's the biggest threat to humanity. It's the biggest existential challenge to biological life, and therefore we must strongly deal with climate change as well as the ill effect of climate change. ओसाका ट्रैक में शामिल नहीं होने का फैसला और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हितों की सुरक्षा के लिए भारत के सकारात्मक हस्तक्षेप को दिखाता है। On the climate change issue, which adversely impact many countries, there was again a reaffirmation. Or India, Prime Minister Modi, as you know, is a strong advocate of Green Energy, International Solar Alliance, and other such initiatives, managed to rally around G20 economies to reaffirm faith in the implementation of the Paris Accord. सम्मेलन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 से अधिक देशों और संगठनों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें की, जिसमें RIC, JAI और ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ बैठकें शामिल रहीं। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। G20 में भारत के रुख के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि भारत अब विपरीत ध्रुवों के बीच में किसी तरह से अपनी स्थिति बचाने का प्रयास नहीं कर रहा, बल्कि भारत अब हस्तक्षेप कर रहा है ताकि सही चीज़ स्थापित हो। इसीलिए डेटा ट्रेड के मामले में भारत ने एक स्टैंड लिया, क्लाइमेट चेंज के मामले में भारत ने एक स्टैंड लिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दिखाने का प्रयास किया कि यह एक बदलता, एक स्वाभिमानी भारत है जो दुनिया में अपनी सही जगह की मांग कर रहा है। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन प्रशांत कर्माकर के साथ ओसाका से मैं अखिलेश सुमन। और आइए सीधा रुख करते हैं जापान का। अखिलेश सुमन RSTV के विदेश मामलों के संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, जापान के ओसाका में G20 देशों की शिखर बैठक संपन्न हो गई। आपकी नजर में ये सम्मेलन अपने मकसद में कितना सफल रहा? देखिए, बहुत ही सफल रहा, इतना कहा जाएगा कि बहुत ही सफल रहा। इसलिए बहुत सफल रहा कि जानकार जो हैं वो बताते हैं कि पहली बार G20 में कोई नाटकीय घटनाक्रम नहीं हुआ। लोगों को आशंका ये थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और सब कुछ इधर उधर कर देंगे, जो पिछले G20 मीटिंग में हुआ था। लेकिन इस बार के G20 समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद सबके साथ एक लगा कि एक सहयोग का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो भारत के बारे में आने के पहले ट्वीट कर रहे थे, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलने के बाद उनकी स्थितियाँ बदल गई। वो भारत के साथ सहयोग की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की बात कर रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री से मिले, जापान आने के पहले उन्होंने बहुत ट्वीट किया, लेकिन उनसे मिलने के बाद उन्होंने अपने ट्वीट बदल लिए। इसी तरह शी जिनपिंग से मिलने के बाद उन्होंने यह वादा किया कि हम अब कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाएंगे। तो बहुत बड़ी राहत मिली है G20 के देशों को, और इसीलिए G20 सम्मेलन का जो दस्तावेज है, जो लीडर्स डिक्लेरेशन है, उस डिक्लेरेशन में बहुत दिनों के बाद किसी आर्थिक दस्तावेज में आप देखेंगे यह लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड इज स्टेबलाइजिंग। तो एक तरह से कहें कि एक स्थिरता आई है पूरे दुनिया के फिनेंशियल मार्केट में, पूरे दुनिया के फिनेंशियल स्थिति में। और उसमें यह वादा किया गया है कि G20 के देश यह प्रयास करेंगे कि इस स्टेबिलिटी में कोई बाधा न आए। उन्होंने यह भी वादा किया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ दुनिया में हो, इसके लिए पॉलिसी का नियमन करेंगे। उन्होंने यह भी वादा किया है कि जो आतंकवाद को मिलने वाले फिनांस है उस पर भी रोक लगाएंगे।
बिल्कुल, आतंकवाद का मुद्दा पुरजोर तरीके से भारत ने उठाया और सभी देशों ने एक सुर में निंदा की है इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, हमारे साथ जापान से जुड़ने के लिए, हमें अहम जानकारी देने के लिए। जापान के ओसाका में G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश समेत आपसी संबंधों की मजबूती पर जोर रहा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। विदोदो से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और निवेश, रक्षा, अंतरिक्ष में सहयोग के लिए विस्तार से चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों ने आपसी संबंध बनाने पर जोर दिया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी मुलाकात की। Bilateral meeting with the President of Indonesia. That was followed by 2 more bilateral meetings with the President of Brazil, and the last meeting which just concluded was with the President of Turkey. In between these meetings, Prime Minister also made an intervention on the session 3 on the topic addressing inequalities, realizing an inclusive and sustainable world. और आइए अब खबर देख लेते हैं बजट से जुड़ी हुई। भारत में सालाना करीब 65 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन होता है। देश में दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले ये क्षेत्र 4 साल के दौरान 26% की दर से बढ़ा है। आइए देखते हैं 5 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को क्या उम्मीदें हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र देश में कई क्षेत्रों में विकास और नवाचार को आगे बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की मांग है कि इस क्षेत्र में निवेश पर और ध्यान दिया जाए, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा दिया जाए। स्मार्ट होम्स, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन और स्मार्ट सिटी जैसे इंटेलिजेंट इकोनॉमी के निर्माण में इलेक्ट्रॉनिक्स की अहम भूमिका है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से जुड़े संगठनों ने सरकार से 50 इंटेलिजेंस इंक्यूबेटर बनाने में सहयोग की मांग की है। We are not able to make the components and the semiconductors, the raw materials. That is where we require more investment, and we require we require more power. We need more finance. So I think these are basically the areas where the government has to support us. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र मियादी ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज अनुदान की मांग कर रहा है। इसके अलावा वो कॉरपोरेट टैक्स की दर को कम कर प्रत्यक्ष करों में रियायत और रोजगार पैदा करने के अलावा कौशल विकास के लिए भी सहूलियत की उम्मीद लगाए बैठा है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से जुड़े संगठन देश से इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात बढ़ाने के लिए कई तरह की रियायतें भी चाहते हैं। Benefits which are given to the industry should be based on value addition. And we need to promote the manufacturing of components, and parts in semiconductors. And a second thing is, the export promotion. Because I think in exports, India is still lagging behind, and there is a lot of scope in the global market, which we should try to exploit and take benefit of. सरकार ने साल 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र का कारोबार 400 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 को मंजूरी दी है, जिससे इस क्षेत्र में 1 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य भी पूरा किया जा सके। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पूरे देश में नदियों
कि साफ सफाई का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। आज नई दिल्ली में जल समाधान कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गांवों में लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इस मौके पर जल समाधान के नए तरीकों पर राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित की गई है। जल के समाधान के नए तरीकों पर राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2022 तक गंगा में गंदे नालों का गिरना पूरी तरह से बंद करने का लक्ष्य है। उत्तराखंड और झारखंड में गंगा में गंदे नालों का गिरना पूरी तरह से रोक दिया गया है। And I'm so thankful to the Prime Minister कि उन्होंने he has taken it as a mission board। और मिशन बोर्ड में लेकर के कि हम 2022 तक गंगा में रॉ सूवेज नहीं जाए, इसको रोकने के लिए काम करेंगे। हम आज मैं बहुत गर्व के साथ में कह सकता हूं कि उत्तराखंड में और झारखंड इन दोनों स्टेट्स में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एक बूंद भी रॉ सीवेज जो है वो अर्बन सूवेज गंगा में नहीं जाएगा। हम सक्सेसफुल इसको खत्म करेंगे। इस मौके पर पानी के सदुपयोग को लेकर नई तकनीकों को लेकर कई संस्थानों को 34 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया। हमने कोनोस्फीयर करके नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें स्लज कम बनता है और एफ्लुएंट जो है जल्दी ट्रीट होता है। बहुत ही फ़ायदा हुआ है क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है और जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत है, तो यहाँ केमिकल स्लज बहुत कम होता है और वाटर रिसाइकल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 200 मिलियन लीटर पर डे का सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। और यह जो ट्रीटेड पानी है यह 20 करोड़ लीटर पानी थर्मल पावर स्टेशन को सप्लाई होता है, जिससे कि थर्मल पावर स्टेशन आज जो फ्रेश पानी यूज़ कर रहा है 20 करोड़ लीटर, यह पीने के लिए शहर को उपलब्ध हो जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और एसोचैम के अध्यक्ष श्री BK गोयनका ने थिंक ब्लू प्रभावी जल प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और नवाचार का मेल नाम से एक रिपोर्ट भी कार्यक्रम में जारी की। लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक यानी 1 साल का समय दिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि योजना शुरू होने के बाद कार्ड से देश भर में किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन खरीदा जा सकेगा। योजना का ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं। इस व्यवस्था के तहत कोई लाभार्थी देश भर में कहीं से भी सस्ता राशन खरीद सकता है। सरकार ने काम में तेजी लाने के लिए राज्यों को पत्र लिखा है। रामविलास पासवान ने कहा कि नई प्रणाली से फर्जी राशन कार्ड भी समाप्त होंगे। अगले साल जो है 1 जुलाई के पहले 1 साल के अंतर्गत जो है ये जो हमारा योजना है, प्लान है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की दुनिया देश के किसी भी कोने से कोई भी गरीब जो है, बिहार का जो है बम्बई में काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश का कर्नाटका में कर रहा है, कहीं से भी जो है चाहे वो अपना राशन कार्ड क्या कहते हैं कि जो है के आधार पर जो है सो ले सकता है। तो ये क्या कहते हैं कि ये बहुत क्या कहते हैं कि जो है जो हम लोगों ने 100 दिन का जो कार्यक्रम जो बतलाया था प्रधानमंत्री जी का, तो 100 दिन में आज जो है आज हमको लगता है कि 100वां दिन जो है 100 दिन नहीं, अभी तो 1 महीना हुआ, अभी तो बाकी 1 महीना का ही हुआ है। तो एक हम लोगों ने क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है ये डिसीजन क्या कहते हैं कि लिया है। देश में आपदा से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना पर काम किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात NDRF, SDRF, सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स और फायर सर्विसेज की क्षमता निर्माण पर होने वाले वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन पर कही। अमित शाह ने कहा कि हर क्षेत्र की तरह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के अंदर भी भारत दुनिया के सबसे आगे अब निकल चुका है और सबसे बेहतर होकर इस लक्ष्य को लेकर इस सम्मेलन की समाप्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सभी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की ओर से राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के क्षमता निर्माण पर दिल्ली के विज्ञान भवन में वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को 2 दिन चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि NDRF के गठन के बाद से लेकर आज तक कई आपदाओं के वक्त पर न केवल भारत बल्कि कई अन्य देशों में भी NDRF ने बहुत अच्छा काम किया है। आपदा प्रतिक्रिया
और आपदा न्यूनीकरण के क्षेत्र में हमारी उत्कृष्ट पहचान बनाने का काम हमने अच्छे से किया है। एनडीआरएफ बल ने अब तक लगभग 3000 बचाव अभियानों के दौरान 1 लाख से ज्यादा जीवन बचाने के लिए काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आपदा से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक और वृहद योजना लंबे समय से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड मैप से जो गायब थी, अब ये योजना बन रही है। एनडीआरएफ की तर्ज पर 24 राज्यों में एसडीआरएफ का गठन किया जा चुका है। एनडीआरएफ की तर्ज पर 24 राज्यों में एसडीआरएफ का गठन किया जा चुका है। लगभग 25 मॉक ड्रिल हुई हैं, जिसमें 11 लाख लोगों ने भाग लिया है। नागपुर में एक बहुत बड़ा सेंटर भी बनने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आपदा प्रबंधन क्षेत्र की चुनौतियों को तभी हल कर सकते हैं जब सभी टीमों के पास इससे लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन हों और ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भी बेहतर हों। जरूरतों को पूरा किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। संसाधन भी मिलेंगे, साधन भी मिलेंगे, भवन भी मिलेंगे, मगर आपदा प्रबंधन का काम भवनों से नहीं होता है, भावना से होता है। और आपके मन में जब तक भावना खड़ी नहीं होगी, इसका परिणाम नहीं आएगा। अमित शाह ने कहा कि सरकार की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। संसाधन भी मिलेंगे, साधन भी मिलेंगे, भवन भी मिलेंगे, लेकिन आपदा प्रबंधन का काम भवन से नहीं होता, भावना से होता है। जब तक भावना नहीं होगी, तब तक इसका सही परिणाम नहीं आएगा। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्यकारिणी के सदस्यों को तैयारियां तेज करने को कहा है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी के आखिरी दिन जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जन अभियान चलाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। प्रदेश बीजेपी की शुक्रवार से शुरू हुई कार्यकारिणी की बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को राजधानी के अंबेडकर भवन में संबोधित किया। उन्होंने चुनाव से पहले पार्टी को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जन अभियान छेड़ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्देश्यों और जन योजनाओं के साथ जनता के बीच जाने की बात कही। आपने संगठन को आकार देने की कोशिश की है। दिल्ली प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। इसी को तीव्र गति से आगे बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली में हमको सफलता मिलेगी और दिल्ली में हम आगे बढ़ेंगे। संगठनात्मक ढांचे के साथ साथ मैं फॉर्मल इनफॉर्मल हमेशा चर्चा करता रहता हूं, इसलिए संगठन की बात पर रुक नहीं पाता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी हमेशा कहते हैं कि परिश्रम करने में और मजदूरी करने में अंतर होता है। प्रदेश कार्यकारिणी की इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू के अलावा सांसद, विधायक समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस बैठक में पिछले 3 महीनों के दौरान प्रदेश संगठन की तरफ से किए गए कामों की समीक्षा की गई। दिल्ली में भाजपा तभी बनेगी बात, दिल्ली चले मोदी के, दिल्ली चले मोदी के, दिल्ली चले मोदी के, यही हमारा मूल मंत्र है। हम इस ऊर्जा को बनाए रखेंगे और हम नहीं जाना चाहते उस निगेटिविटी में जो यहाँ के मुखिया ने 5 साल में किया है, और 5 साल के पहले वाला तो और भी खतरनाक है। ये सारी चीजों के रहते हुए हम सब ने एक बड़ा संकल्प लिया है अध्यक्ष जी, और आपका स्वागत करते हुए आपको हम लोग आपसे प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अगले 6 महीने में जब भी आप मौका दे देंगे, हम दिल्ली में भी आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर आपको एक सौगात देंगे। इस बैठक में शीर्ष नेताओं ने विधानसभावार पार्टी की स्थिति की जानकारी ली और बूथ स्तर पर रणनीति के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं की भी चर्चा की। दिल्ली में करीब 21 सालों से प्रदेश की सत्ता से दूर बीजेपी को लगातार 2 लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का इंतजार है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी।
दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आज नारद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आरएसएस की संचार शाखा इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र की ओर से पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए आज सालाना तौर पर कई कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए गए। वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिद्धार्थ जराबी को उत्कृष्ट पत्रकारिता नारद सम्मान, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए ऋचा अनिरुद्ध को स्त्री सरोकार पत्रकारिता नारी सम्मान दिया गया। इसी तरह पांचजन्य के अरुण कुमार सिंह को ग्रामीण क्षेत्रों की रिपोर्टिंग के लिए ग्रामीण पत्रकारिता नारद सम्मान मिला है। कई अन्य वर्गों में भी पुरस्कार दिए गए हैं। समारोह की मुख्य अतिथि स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों के हमले का शिकार बने दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युतानंद साहू को मरणोपरांत उत्कृष्ट छाया चित्रकार पुरस्कार दिया। उन्होंने टेक्नीशियन और कैमरामैन को पत्रकारिता का अभिन्न अंग बताया। आरएसएस के सह सरकार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त पत्रकारिता की वकालत की। मैं जूरी का विशेष अभिनंदन करती हूं कि ग्रामीण पत्रकारिता के संदर्भ में आज आपने एक प्रमुख व्यक्ति को इस मंच पर सम्मानित किया। अगले साल जो जूरी बने, मेरी ओर से अशोक जी को और पूरी व्यवस्था चलाने वाले वगीश जी को आग्रह है, भाषा के संदर्भ में जो पत्रकारिता करते हैं, विशेष जिसमें पाठक कम हो, ऐसी भाषा में पत्रकारिता करने वाले अगर पत्रकारों का हम अगले वर्ष सम्मान कर सकें तो मुझे लगता है कि सही मायने में पत्रकारिता को सम्मान देने की दृष्टि से ये बहुत बड़ा एक कदम होगा। इस भारत को ही अपनी शिक्षा के माध्यम से, अब फॉर्मली जब होगा तब होगा, लेकिन पत्रकारों के हाथ में भी एक बहुत बड़ा एक साधन होता है लोक शिक्षा का, उसके माध्यम से भी यह काम कर सकते हैं। तो भारत में भारत सिखाना चाहिए, भारत दिखाना चाहिए। भारत दिखाने की पद्धति प्रत्यक्ष आचरण करके दिखाने की बात है, और हमारे यहाँ सिखाने की सबसे प्रभावी माध्यम ये उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दिखाकर सिखाना ही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज हैदराबाद दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने मुफखम जहाँ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएशन डे समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने आम लोगों की चुनौतियों के समाधान के लिए इनोवेशन पर जोर देने को कहा। उन्होंने कृषि को लाभदायक और टिकाऊ बनाने की बात भी कही। India, we have 135 crore population. So can you be complacent on this? So you have to focus on agriculture. Agriculture is facing problems. We must make agriculture viable. For that also we must come out with new ideas. That is also required. While introducing the students for futuristic technologies, we must never fail to sensitize them to the principles of conservation and sustainability. Higher education has a unique role in preparing torchbearers of tomorrow. It is essential for higher education institutions to mold the next generation by inculcating the core values of patriotism, honesty, social responsibility, discipline, compassion, respect for women and pluralism. These are all very, very important for all the youngsters, because without this you cannot make progress. So please, the values of patriotism, देश हम सब लोग इस देश में पैदा हुआ, इस देश का सुरक्षा हमारा कर्तव्य होता है. Safety and security of India is paramount to us. We should not make any compromise on safety of security of country. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।